अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास जो ना मैथमेटिक्स 9 इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व कर रहे हैं। सेट बी सेट ए पहले किया था। देखें फर्स्ट MCQs है 20% ऑफ 600 इज़ 600 का 20% क्या होगा। मैं अब ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पर लेने लगी हूँ। ये लिखा 20, ये शिफ्ट का बटन और ये जहाँ इक्वल लिखा हुआ है वो प्रेस किया तो आपके पास है 20%। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 600 का आपने लेना है। ये इसका मतलब है 20/100 मल्टीप्लाई बाय 600। चाहे तो आप उस तरह कर दें, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 20 शिफ्ट और परसेंटेज, तो ये आपके पास आ गया 120। या तो इसे इस तरह से सॉल्व कर लें या 20 के नीचे 100 लगाएं, मल्टीप्लाई बाय 20/100 मल्टीप्लाई बाय 600, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जिस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। अगर आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पर करना है तो पहले वाली बाद वाली वैल्यू पहले लिखो, यानी 600 लिखा हुआ है तो लिखे 600 मल्टीप्लाई बाय 20 शिफ्ट और इक्वल प्रेस करो तो द परसेंटेज आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया 120। ये है आपके पास 120। और आप दूसरी तरह भी करके देखोगे तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 600, तो वो आपको 120 ही दे रहा है। दोनों ही मेथड से आपका आंसर आया 120। 7/20 इन टर्म ऑफ परसेंटेज में लेकर आना है। मैंने आपसे कहा था पहले ब्रैकेट लगा दें। 7 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है 20। 7 डिवाइडेड बाय 20 ब्रैकेट क्लोज। अब वो आपको कह रहे हैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज में 9th क्लास लाने के लिए आप करते थे मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो कर दिया। क्या है आपके पास 35। परसेंटेज में तो जस्ट 35 नहीं कहेंगे, 35% लगाएंगे। ए ऑप्शन। ज़कात इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात कितनी होती है 2.5%। ठीक है। नेक्स्ट है ज़कात ऑन अमाउंट ऑफ रुपीज़ दिस। ये वैल्यू किसकी है। अगर आपको पिक्चर थोड़ी कम नज़र नहीं आ रही, अगर आपको छोटा छोटा लग रहा है तो आप इसको जूम करके देख लीजिए। अब आपके पास वैल्यू लिखी हुई है यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख। 1 लाख के ऊपर ज़कात लेनी है। अभी रेट ऑफ ज़कात आपने पढ़ा 2.5% होता है। ये वैल्यू लिखे 2.5 लगाएं और परसेंट डायरेक्ट ही लेने लगी हूँ मैं। देखें क्योंकि MCQs हैं। 1 कितने सिफर हैं 1 2 3 4 और 5 हैं। 2 3 4 और 5। ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय 2.5 शिफ्ट और ये परसेंटेज, तो आपके पास आंसर आ गया 2500 फर्स्ट ऑप्शन में। लॉस इज़ वैन। लॉस कब होगा अगर आप कोई चीज़ महंगी खरीदो और सस्ते में बेच दो। मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस आपने सेल प्राइस अगर ज़्यादा होगी, सेल प्राइस इक्वल होगी कास्ट प्राइस के लिए, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ना फ़ायदा होगा ना नफ़ा होगा। जितने में खरीदी उतने में बेच दी। अगर आपके पास सेल प्राइस ज़्यादा सेल प्राइस ग्रेटर देन है कास्ट प्राइस से, तो फिर आप को नफ़ा होगा, क्योंकि सेल प्राइस आपने कम में ख़रीदी ज़्यादा में बेच दी। या फिर आपके पास ये होगा नफ़ा। लॉस कब होगा सेल प्राइस लेस दैन कॉस्ट प्राइस। अपनी महंगी चीज़ खरीदी और सस्ते में बेच दी, यानी सेल प्राइस उसकी कम थी, कॉस्ट प्राइस उसकी ज़्यादा थी। आपने महंगी खरीदी 30 रुपये में खरीदी और 25 रुपये में बेच दी, तो वो फिर आपके पास लॉस होगा। ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला बताना है आपने। तो कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस आपने बुक पे पढ़ा था। सेल प्राइस इधर लिखी हुई थी ब्रैकेट लगाकर, तो ये वही फार्मूला 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है द रिटर्न अर्न बाय द बैंक ऑन लोन। मैंने कहा था रिटर्न अर्न बाय द बैंक ऑन लोन के ऊपर नीचे अंडरलाइन कर लें, ताकि जब भी ये दोबारा वर्ड यूज़ हो तो आपको याद हो। द रिटर्न अर्न बाय द बैंक ऑन लोन इज़ नेम्ड एज मार्कअप। जी, तो ये कौन सी रकम है, ये मार्कअप है। द रिटर्न अर्न बाय द बैंक ऑन लोन, द रिटर्न अर्न बाय द बैंक ऑन लोन इज नेम एज मार्कअप। द अमाउंट विच इज़ पेड बाय द बैंक, विच इज़ पेड बाय द बैंक, जो बैंक को पे करनी पड़े, विच इज़ पेड बाय द बैंक ऑन द डिपॉजिट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट।
मैंने उर्दू में भी पिछला ही रिपीट हुआ है। जमा कराई गई रकम पर बैंक जो रकम अदा करता है, जमा कराई गई रकम पर बैंक जो रकम अदा करता है वो प्रॉफिट होता है। समझ आइए। आगे जो बैंक को देना पड़े वो द रिटर्न अर्न बाय द बैंक ऑन लोन, तो वो मार्कअप था। टैक्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज़ मोटर व्हीकल टैक्स आर कॉल्ड, ये जितनी भी टैक्सेस थे मोटर व्हीकल टैक्सेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। 5वां चैप्टर। द टैक्स इन एडिशन टू द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, एक चीज़ खरीदते उसके ऊपर कुछ प्लस का साइन लगाकर और पैसे लिखे होते हैं, प्रीक्वल लिखा हुआ होता है कि इतने की पड़ी, वो क्या आता है? सेल प्राइस। द टैक्स इज एडिशन टू द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, एडिशन टू द प्राइस के नीचे अंडरलाइन करें जब भी ये वर्ड आए, आपको पता होना चाहिए। द टैक्स इज एडिशन टू द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ कॉल्ड सेल प्राइस, और ये सेल प्राइस की डेफिनेशन में भी लिखा जा सकती है लाइन। अब है इन स्क्वायर रूट 3 इज़ कॉल्ड, जो कि जज़र के नीचे वाली रकम रेडिकैंड डी होती है। ठीक है, जिस कैंड पर डी आएगी वो रेडिकैंड होगा, और रेडिकल साइन को रेडिकल कहेंगे। ठीक है, ये जज़र के नीचे वाली रकम यानी स्क्वायर रूट के नीचे जो वैल्यू है वो रेडिकैंड है। 4 की पावर एन में 4 बेस है और पावर उसकी एन है। 4 की पावर एन लिखा हुआ था, 4 इज़ कॉल्ड बेस, 4 इज़ कॉल्ड बेस। अब ये देखें, कुछ मैंने क्वेश्चन लेड पेंसिल से लिखे हुए हैं, ये अगले पेज पर एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं आपको। वो आपसे कह रहे हैं कि A4 फाइंड करें, A4 फाइंड करें। अब इसके ऊपर बॉल पेन से लिखूँ, इस तरह नज़र नहीं आ रहा आपको? A4 हमने फाइंड करना है। ठीक है, 2n-1 का होल स्क्वायर। पहले 1 पुट करूँ या डायरेक्ट 4 पुट कर दूँ तो आपको पता चल जाएगा इधर वैल्यू क्या आएगी। 4 पुट कर देती हूँ डायरेक्ट और फिर देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। 2n की जगह 4 रखना है और फिर देखती हूँ। 1 मिनट पहले मैं कैलकुलेटर पर करके देख लेती हूँ। 2 और पावर 4, ठीक है, -1, तो वो और इसका स्क्वायर भी ले लें 49। ये कौन सा है जी? 1/49, ये 49 है। एंड A4 लिखा हुआ है, आपने A4 फाइंड करना है। 2 की जगह ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 2n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी मैं तो सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट पेज टर्न करती हूँ तो आपको बताती हूँ ये कौन सा MCQs है। अगला ही 13 ही MCQs है, इसके ऊपर 1 भी लिखा हुआ है। मैंने जस्ट स्क्वायर रूट के नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ली है। 2n की जगह क्या रखना है? 4, 1 इसका होल स्क्वायर। 4 2 ज़ार 8 -1 7, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें, ये हो गया आपके पास ये वाला MCQs। चले अभी मैं ये सॉल्व कर रही हूँ, डायरेक्ट आपको बता दूँ, फिर मुझे बार बार पेज टर्न करना पड़ेगा। यहाँ स्पेस थी तो मैंने यहीं पे सॉल्व कर लिए। अब है 12, 16, 21 और 27। अगला MCQs है ये 12, 16, 21, 27। आई थिंक नेक्स्ट टर्म पूछा है उन्होंने आपसे। आगे उन्होंने क्या, नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस, यहाँ तक सॉल्व किया। इससे 27 से आगे आपने बताना है कौन सी रकम आएगी। तो पहले A1 क्या आपके पास 12, ठीक है। 12 में आपने के A2 क्या आपके पास कैसे आएगा? 12 में कितना ऐड करेंगे? 16 आ जाएगा। 4 ऐड करेंगे, 12, 13, 14, 15, 16, यस 4 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब ये 16 इधर लिख दें, ठीक हो गया 16। अब आपको पता कैसे चलेगा कहाँ तक जाना है? पहले ये देख लें, 1 2 3 4 या 5वीं टर्म आपने फाइंड करनी है। A4 तक आपको वैल्यूज़ गिवन है, ठीक हो गया। अब देखो आपके पास 16 है, 16 में मैं क्या ऐड करूँ कि 21 आ जाए? 5, 16 में मैंने 5 ऐड किया तो 21 आ गया। यही अगली वाली 5 ऐड किया तो 21 आ गया। अब ये 21 इधर आ जाएगा। 21 में क्या ऐड करेंगे? 27 आ जाए तो 20, पहले 5 ऐड किया था, अब 6 ऐड करते हैं तो 27 आ रहा है। अब देखो जो दूसरी लाइन है आपके पास, सॉरी यहाँ पर 6 आता है,
6 ऐड किया तो 27 वैल्यू बन गई। अब ये 27 मैं इधर लिख रही हूँ, पहले आपने 4 ऐड किया, फिर आपने 5 ऐड किया, फिर आपने 6 ऐड किया, अब बारी है 7 ऐड करने की। तो 27 में आप 7 ऐड करें तो वो 34 आता है। नेक्स्ट टर्म आपके पास आ गई 34। अब जहाँ पर आपके पास 34 लिखा होगा वो ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा, ठीक है। उससे अगला MCQs है आपके पास अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। ए की वैल्यू आपके पास 3 है और बी इज़ इक्वल टू, ए आपके पास दिया हुआ है 3, दो वैल्यूज़ के दरमियान अर्थमेटिक मीन 3, दो वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आता है a प्लस बी ओवर 2। ए की वैल्यू आपके पास 3 है, प्लस बी की वैल्यू आपके पास है 3 स्क्वायर रूट 3 है, और ये 2 है। 3 एक ये 3 और एक ये 3, 3 और 3 3 4 5 और एक 6 हो सकता है ना ऐड। यस 6 स्क्वायर रूट 3, देख लो वैल्यू यही लिखी हुई है ना, 3 और 3 स्क्वायर रूट 3 जी, 3 और 3 स्क्वायर रूट 3, 3 और 3 स्क्वायर रूट 3 जी, ऐसे ही होगा। 3 और 3 6 हो जाएगा, लेकिन ये इस तरह से ऐड नहीं, यहाँ स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ। जस्ट 1 मिनट में जितना निकालने कर लेते हैं। ये MCQs ऐसे ही था 7 चैप्टर का, आई थिंक ये MCQs है जिसमें आपने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर देना है जी। वैल्यू यही है आपके पास, ठीक है। जगह 6 और जगह 6 2 3 आर, फिर 2 3 और 1 4 होना चाहिए। यहाँ स्क्वायर रूट 3 है 9th क्लास, इसीलिए मिस्टेक हो रही है, क्योंकि 3 जो सा ये स्क्वायर रूट 3 के साथ सॉल्व नहीं होता। यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है जो मैंने नहीं डाला। एक ये स्क्वायर रूट 3, ये 3 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। 3 और 1 4, 4 स्क्वायर रूट 3, ये देखो ना स्क्वायर रूट 3 के साथ 3 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 3 के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। 3 और 1 4 हो गया, स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही आ गया। ये 2 हो गया, 2 की कटिंग 4 से काट दें, 2 2s आर 4, तो 2 स्क्वायर रूट 3 अर्थमेटिक मीन का आंसर आ गया। और देखो मैंने यहाँ भी गलती किया, नहीं यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है और मैंने इधर ही नहीं लिखा हुआ था, तो इसका आंसर आ गया ए वाला 2 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट में वो आपसे कह रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। अगले MCQs में ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है आपके पास ए बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस है स्क्वायर रूट ए और बी। पहली रकम आपके पास -3 लिखी हुई है और दूसरी रकम आपके पास 12 लिखी हुई है। जस्ट 1 मिनट कन्फर्म कर लूँ। 2 स्क्वायर रूट 5 और 6 भी लिखा हुआ था, वो मैंने नहीं किया। -12 लिखी हुई है जी, 3 लिखी हुई है और -12 लिखी हुई है। -3 और -12, तो प्लस माइनस ऐसे ही 12 3 बार 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 36 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो 6 आ जाता है। ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन जो से कौन कौन सा का आंसर यही था जो हमने पहले किया। ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है आपके पास ये 1/2 की पावर n -1 का होल स्क्वायर। ये मैंने 2 की पावर n -1 का होल स्क्वायर जो है इसको सॉल्व किया है और इसका 4th टर्म ऑफ ए एन इज हाँ जी, ये आपके पास आंसर आया है 4th का 49। ये देखिए 49 है ना नीचे, तो यहाँ पर 1/49, क्योंकि ये ऊपर 1 भी था तो मैं इधर लगा रही हूँ ऑप्शन आपके पास 1/49 बी ऑप्शन। 14 का देखिए नेक्स्ट टर्म ये भी मैंने सॉल्व की थी, ये 1 2 3 और 4, जिसमें एक दफ़ा 4 फिर 5 फिर 6 ऐड हुआ था ये, तो इसका आंसर क्या आया था 34। नेक्स्ट टर्म आई थी आपके पास 34, ये है डी ऑप्शन 14 का, यस 34। नेक्स्ट आ गया आपके पास अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। 3 और 1 4 हो गया था,
फिर हमने इसको फार्मूले में रिप्लेस किया, फिर 4 की कटिंग होगी नीचे जो 2 लिखा हुआ था इससे, ये कटिंग होगी तो 2 2s are 4, 2 स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ ये मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 3। ये ए ऑप्शन है, कौन से वाले का, 15वें का, 15 का ऑप्शन ए। आगे अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिस, और ये एक जैसा ही था इसलिए मैंने इसको नहीं किया, मैं इसे ज़बानी कर लेती हूँ। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या आता है, ए प्लस बी ओवर 2, तो ए की वैल्यू ये है, बी की ये है 6 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 की 2 से कटिंग हो जाएगी तो ये 4 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इस तरह से ए की वैल्यू आपके पास है 2 स्क्वायर रूट 5 और बी की वैल्यू आपके पास है 6 स्क्वायर रूट 5। फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का आपके पास ए प्लस बी ओवर 2। अब मैं आगे ही जाऊंगी क्योंकि पीछे तो जगह नहीं है। 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, 6 और 2 8, 8 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, 2 1 जार 2 कितनी जार 8, 2 4 जार 8, तो 4 स्क्वायर रूट 5 आंसर आ गया पहला वाला ऑप्शन, फिर 16 का ए। आगे वो कह रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। ये मैंने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया था 12 3 बार 36, और फिर जब 36 का स्क्वायर रूट लिया था तो हमारे पास प्लस माइनस 6 आंसर आया था। तो जहाँ 6 लिखा है वो नहीं लगाना, प्लस माइनस 6 कहीं है ही नहीं, यही है ए ऑप्शन, प्लस माइनस 6 वाला आपके पास 17 का ए ऑप्शन है। 18 है, इफ़ ए एंड बी आर 2 एम्प्टी सेट, देन अगर एम्प्टी सेट है उनमें कुछ भी नहीं है तो उनका यूनियन भी तो खाली सेट ही आएगा ना। एम्प्टी सेट मतलब उनमें कोई एलिमेंट नहीं है। ये डी मॉर्गन्स लॉ हैं, अगर इधर यूनियन हो तो इंटरसेक्शन वाला ठीक होता है और कम्प्लीमेंट भी सेपरेट हो जाता है। ए कम्प्लीमेंट ये बी वाला ठीक है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसी तरह ये इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट है तो आप यूनियन वाला लगाएंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए ऑप्शन। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजन आर, जो कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजन पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है तो ये कई बार आता है और इसका आंसर यही है। फॉर y इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6 वी हैव एक्स। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और y आपने 2 रिप्लेस कर देना है। पुट y इज़ इक्वल टू 2 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। अब जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ मैं 2 लिखने लगी हूँ, तो 2x 6 अपनी जगह पर माइनस 2x तरफ जाकर प्लस 2 हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू 6 7 और 8 हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 8 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वह आंसर आ गया 4। देखें भैया 4 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4। 22 का ए। 23 if y is equal to 3x for x is equal to 2y। अब आपने ये आपको दी हुई है y is equal to 3x लिखा हुआ है, ठीक है। आपने पुट क्या करना है, x की जगह पर आपने 2 पुट करना है और फिर y की वैल्यू आ जाएगी, y is equal to 6, ठीक है। ये बी ऑप्शन। 23 का 24 है, मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा रेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। मिडल वैल्यू है तो मीडियन है। द स्कोर विच अकर मोस्ट के नीचे लाइन लगा लें। द स्कोर विच अकर मोस्ट इज़ अ सेट ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड मॉड। डाटा में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू। ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है। समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये आपकी बुक के पीछे 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई, उनमें से एक दी हुई है, तो ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है। ये आपके MCQ सॉल्व हुए 26 MCQs थे सेट बी में। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और जो सॉल्व करने वाले थे वो मैंने सॉल्व कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।